नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह आप सबका स्वागत करता हूं पॉलिटी के डेमो वीडियो में। और डेमो वीडियो में कौन सा डेमो वीडियो सर? सामान्य परिचय का, है ना। तो इसमें परिचय आपको पता ही है, पहले ही बता चुका हूं मैं कि परिचय कभी भी सर आपका छोटा ही होता है। तो आप देख रहे हैं सर, पॉलिटी वीडियो क्लास शिक्षक भर्ती कला संकाय के लिए विशेषकर इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि उनके एग्ज़ाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ से फंसे और उनके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन उनको सीधा सीधा देखने मिल जाए, हर एक कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो जाए। इस आधार पे पूरा डिज़ाइन किया गया है। तो उनको दोस्तों अभी डेमो वीडियो दिखाया जा रहा है। तो आप में से जिनके भी एग्ज़ाम में, हालांकि विशेषकर तो शिक्षक भर्ती के लिए है, मगर जिनके भी एग्ज़ाम में संविधान है, संविधान कोई बदलता नहीं है, तो सभी के लिए यह फ्रूटफुल है, सभी के लिए लाभदायक है दोस्तों। तो सब इसका लाभ उठाइए। मगर शिक्षक भर्ती कला संकाय वालों को इसमें से क्वेश्चन देखने मिलेंगे। यहाँ से उनके एग्ज़ाम में सारे कॉन्सेप्ट के बने हुए क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद उनको नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। उस स्तर में हम पढ़ाई करेंगे, इसलिए निश्चिंत हो जाइए। तो वीडियो नंबर 2 है, इससे पहले एक और डेमो वीडियो मैं डाल चुका हूँ, उसको आप जरूर देखिए। उसको देखने के बाद ही इसको देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे बेसिक चीज़ों का नॉलेज होगा, जिसके आधार पर ही आप इस क्लास को समझ पाएंगे। ठीक, तो इंट्रोडक्शन क्लास है, अभी आप इंट्रोडक्शन ले लीजिए। फिर जब मेन वीडियो कोर्स में आएंगे तो वहाँ हम हर एक शब्दों के ऊपर गहनता के साथ चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन दिख रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था का सामान्य परिचय, उसमें परिचय नंबर 2। तो कहने का मतलब है कि हम पूरे संविधान को सिर्फ ऊपरी पर हम उससे जान पहचान बना रहे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ हैं, कैसे रहते हैं, बस। तो उसी क्रम में मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था अनुसूचियाँ होती है 12। आज वहीं से हम अपने क्लास को चालू करने वाले हैं अनुसूचियों से। अनुसूचियाँ दोस्त, ठीक। तो सर ये है अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स। अब आपको एक छोटे से कॉन्सेप्ट में और मैं थोड़ा सा दे दूं ताकि क्लास शुरू होते ही आपको पता चल गया आपके पास नॉलेज कितना कम है और आपको कितनी सभी चीज़ों का अभी सही ज्ञान लेना बचा हुआ है। तो आइए क्वेश्चन आपसे सबसे पहले मैं पूछ ही लेता हूँ यहीं पे कि बताइए भाई, ये 2 शब्द मैं लिखता हूँ, एक है सर आपका सूची और दूसरा है अनुसूची। अनुसूची अनुसूची तो बताइए भाई, सूची और अनुसूची में कोई अंतर है या नहीं है? तो क्या है और नहीं है तो क्या है? क्या आपको इससे पहले इस तरीके से संविधान कभी आप पढ़े थे कि अनुच्छेद मतलब क्या है, राज्य का मतलब क्या है, अनुसूची का मतलब क्या है? सर सूची मतलब आप एक चीज़ देखते हैं क्या सर, आपको एक लिस्ट होता है जिसमें लिखा होता है ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, उसमें ऐसे ऐसी चीज़ें अलग अलग लिखी होती हैं, वही सूची है सर। तो फिर सर वैसे ही तो इसमें भी होता है अनुसूची में। सर आपके भारत के अनुसूची में 1, 2, 3 करते करते 12 चीज़ दी हुई हैं। तो मैं तो बोल रहा हूँ दिखने में तो सर दोनों सेम टू सेम है। तो सर फिर देखने में जब दोनों सेम सेम थे तो फिर इसकी सूची के अलावा एक नया शब्द अनुसूची क्यों बना दिया गया? क्या बनाने वाले मूर्ख हैं? नहीं। अब आपको आज मैं बताता हूँ दोनों में सबसे बेसिक डिफरेंस कि सर सूची वह है जिसके अंदर जो भी बिंदुएं होती हैं वह किसी भी नियम कानून से बंधी हुई नहीं होती। अर्थात ये जरूरी नहीं है कि प्रतीक सर का यहाँ पे नाम लिखा है तो यहाँ पे केवल अमित का ही नाम लिखा है, नहीं, राज का भी लिखा सकता है, नीलेश का भी लिखा सकता है, जिसका मन उसका लिख दीजिए। क्रमागत रूप से सबका नाम आप लिख दीजिए। किसी भी नियम कानून को आप फॉलो नहीं कर रहे, वो सूची हो गई, लिस्ट हो गई। मगर जहाँ किसी भी तहत ये जो सूची बनी हुई है, कोई भी सूची जब वो बनती है तो उसमें जो भी चीज़ें आती हैं वो किसी विशेष नियम कानून द्वारा बंधी हुई हों, वो किसी नियम कानून से संबद्ध रखती हो, तो ऐसी सूची जो नियम कानून से जुड़ी हुई हो वही है दोस्तों आपकी अनुसूची। तो बिना नियम कानून वाली सूची सूची है, और नियम कानून से बंधी हुई सूची, नियम कानून से संबंधित सूची है आपकी अनुसूची। और इसलिए बताइए संविधान में क्या है सर? सारे नियम कानून विधि विधान हैं। तो विधि विधान में बनी हुई सूची को आप अनुसूची कहेंगे। अर्थात सरकारी कार्यकाज में या दोस्तों आपके संवैधानिक स्तर पे बनी हुई किसी भी सूची को आप अनुसूची बोलेंगे। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरा बात अब आते हैं सर, इन अनुसूचियों में 12 अनुसूची है जो आपका क्वेश्चन बनते हैं। मूलतः 8 अनुसूची थी, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं यह 12 अनुसूची कौन कौन से हैं, और आपको मैं एक छोटा सा डेमो दूंगा जिससे आपको 12 अनुसूची ऐसे याद हो जाए हाथ में। किसमें? ऐसे हाथ में। ठीक, चलिए आपको आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं कि 12 अनुसूची आपको कैसे हाथ में याद हो। बताइए सर, अगर आप अपने देश का निर्माण कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा सर? आपके देश का एक निश्चित क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, हाँ सर, निश्चित क्षेत्र होगा। अब इस क्षेत्र में
क्या हो गया सर? हाँ सर, निश्चित एक क्षेत्र होगा ना? यस सर। बस इतना याद रखिए सर, एक देश का निश्चित क्षेत्र है, हमारे भारत का निश्चित क्षेत्र है, हमारे छत्तीसगढ़ का निश्चित क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ में हमको पूरा सरकार चलाना है, हमको पूरी व्यवस्था चलानी है, तो क्या वहाँ काम करने वाले लोगों को हमको वेतन भत्ता देना पड़ेगा? हाँ सर, हमें उनको रुपया देना पड़ेगा, वेतन भत्ता। तो हाँ सर, वेतन और भत्ता हमको उनको देना पड़ेगा। तो हमारा क्षेत्र किसमें? देश में हमारा कैसा भाई? हमारे देश में संघ के कुछ क्षेत्र हैं, राज्य के कुछ क्षेत्र हैं, और सर संघ राज्य, और इनके क्या संघ राज्य होंगे? इसके क्षेत्र एवं उसके क्षेत्र, है ना भाई। हमारे केंद्र के अधीन कोई क्षेत्र है, राज्य के अधीन कोई क्षेत्र है, वहाँ भाई संघ राज्य और उनके कुछ क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में इसी में देश बना हुआ है, ठीक है सर। और आपके संघ के स्तर पर कोई कार्य कर रहा है, चाहे राज्य में कोई काम करते, उन लोगों का वेतन भत्ता दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? तो वेतन भत्ता देंगे तभी तो ये काम करेगा, यस। मगर क्या आप इस क्षेत्र में काम करने के लिए इनको वेतन भत्ता दिए, आप उनको ऐसे दे देंगे, जा तुम काम करो, ले लो पैसा ले लो? नहीं भाई, वो काम सही करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए आप क्या बोलते हैं, भाई तू माँ कसम खा, भाई तू बहन कसम खा, भाई तू विद्या कसम खा के बता, तू सही सही काम करेगा ना? बस वैसे ही, क्योंकि भैया उनको पैसा दे रहे हैं तो इनको कुछ जिम्मेदारी बनता है, तो इसलिए हम इनसे क्या करते हैं, तू कसम खा भैया, कसम, तुम कसम खाओ, अर्थात तुम शपथ लो, शपथ लो, तुम प्रतिज्ञा लो कि तुमको जिस कार्य के लिए जो वेतन भत्ता मिल रहा है, तुम उस कार्य को ईमानदारी से करोगे। यस, तो भाई हो गया। हाँ सर, चौथे पे आ जाते हैं भैया। मगर अब सर आपके कुछ निश्चित क्षेत्र हैं और लोगों का पैसा देके काम करवाएंगे, लोगों से शपथ भी ले लिए, और उन सारे कामों का निगरानी कौन करेगा? देश में सबसे बड़ा निगरानी संस्था कौन है? उसको छोड़ दीजिए, न्यायपालिका को। सबसे बड़ा नियम कानून पे निगरानी रखने वाला सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ बैठते हैं? क्योंकि नियम कानून के आधार पर तो सब काम करेंगे ना, काम करने का वेतन लेंगे, उसका शपथ लेंगे। मगर सबसे बड़ा कोई भी नियम कानून बनता कहाँ है? संसद में बनता है। और संसद में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोगों को कहाँ बैठाया जाता है? सर उच्च सदन में। उच्च सदन बोलते हो राज्यसभा में। इसलिए दोस्तों सबसे बड़ी बात कि किसी क्षेत्र में आपको लोगों से काम कराना है, वेतन भत्ता देकर उनको शपथ दिलवाइए, और उनको किस नियम कानून के तहत काम करना है, तो भाई उस संसद बनाएगा नियम कानून। संसद में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन? उच्च सदन में लोग बैठते हैं। तो उच्च सदन बोलते राज्यसभा, तो अर्थात राज्यसभा में सीटों का आवंटन कीजिए कि हर लोगों को प्रतिनिधित्व मिल सके। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, ठीक है सर, ये हो गया, ठीक है। अब जैसे ही राज्यसभा में लोग बैठ गए नियम कानून बनाने के लिए, तो बताइए अगर आप भी होते तो आप नियम कानून अगर बनाने बैठते तो सबसे पहले किसके लिए नियम बनाते? आपको नहीं पता? मैं बताता हूँ भाई। सबसे पहले सर मैं नियम बनाता किसके लिए? तो सर हमारे देश में सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा है, सबसे ज़्यादा दबा कुचला व्यक्ति है, उसके लिए, ताकि उसको हम समाज की मुख्य धारा में लाए। बस वैसे ही यहाँ जो राज्यसभा में लोग बैठ गए सर, उन्होंने सबसे पहले संपूर्ण भारत के एसटी के लिए नियम कानून बनाए, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा पिछड़े कौन है? हमारे देश के एसटी। तो मगर आपको भारत का एक विशेषता ही पता होगा। भारत में आप देखते हैं, हाँ सर, जब आप भारत देखते हैं क्या देखते हैं सर? पूरे भारत में इतना हिस्सा तो एक अलग ही तरीके से है, मगर हमारे भारत में अभी भी पूर्वोत्तर भारत के लोगों को जैसा इनकी संस्कृति, इनका पहनावा, इनका खान पान, इनका ओढ़ावा थोड़ी हमारी मेन भूखंड से थोड़ा अलग तरीके से है, विशेष, और होनी भी चाहिए। विशेषताएं ही तो दोस्तों आपके देश की समृद्धि है। हाँ। तो यहाँ क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, शासन प्रशासन पहुँच प्रॉपर वे में नहीं है, तो क्या उनके लिए हमको अलग से ध्यान देना चाहिए? यस। तो संपूर्ण भारत मानी इनके लिए तो हम लोगों ने यहाँ इस पूरे भारत के एसटी के लिए, क्योंकि यहाँ के जितने एसटी थे ये मुख्य भूखंड के थे, तो भाई इनके लिए तो हमने नियम बना दिया संपूर्ण भारत एसटी, अर्थात एसटी संपूर्ण भारत के लिए आप प्रशासन का नियम, शासन प्रशासन का नियम बना दिए। और दोस्तों जो आपके ये क्षेत्र है, इसमें सबसे पहले आपका देखिए, यहाँ पे असम है, यहाँ मेघालय है, फिर यहाँ त्रिपुरा ऐसे निकला हुआ है, फिर आपका मिजोरम है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, क्योंकि दोस्तों यहाँ बांग्लादेश से घिरे हैं, देखिए चारों, ऊपर आपके चाइना से घिरे हुए हैं, इधर म्यांमार से घिरे हुए हैं। तो ये मेन रूप से घिरे हुए कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन? वहाँ के जो जनजाति हैं, वहाँ के जो क्षेत्र जो वो हैं, तो STAMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम।
क्या दोस्तों, इनके लिए हमको अलग से नियम बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी विशेषताएं बहुत अलग हैं। क्योंकि उनकी संस्कृति बहुत अलग है, इसलिए हम उनको अलग से, उनके लिए अलग से नियम बनाया। क्या हमने ST AMTM में, किन्होंने राज्यसभा में बैठे लोगों ने पहले संपूर्ण भारत के ST के लिए बनाया, क्योंकि ST सबसे पीछे थे। और फिर उसके बाद आपके ST AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के ST के शासन प्रशासन के लिए नियम कानून बना दिए। ठीक, ये तब क्लियर हो गया? यस। बोला आप समझ के चलिए यार, रटना छोड़ दीजिए। ठीक है सर। सर उसके बाद अब जब यहाँ पे इनके लिए नियम कानून बन गया, वो नियम कानून को कोई संचालन करेगा? तो राज्य बोल रहे, यहाँ का राज्य बोल रहा था कि मैं करूँगा इनके लिए काम, केंद्र बोल रहा नहीं मैं उनके विकास के लिए काम करूँगा। दोनों बोल रहे हैं हम इसके लिए काम करेंगे। बोले कि भाई मैं, केंद्र बोला मैं काम करूँगा, राज्य बोला मैं काम करूँगा उनके लिए। दोनों मिल क्या बोले, दोनों क्या बोले लास्ट में कि हम दोनों मिल के काम करेंगे। तो लीजिए कि उनके लिए कार्य करने की शक्ति किसी को देनी होगी ना, शक्ति किसको देंगे? हम शक्ति देंगे भैया किसी भी सरकार को। तो हाँ भैया, अब उनकी शक्ति को हम अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे ना। क्या सर, हम शक्ति को हम सूची विभाजन कर देते हैं। यहाँ से सूची से तात्पर्य होगा सर उनका, सर क्या होगा सर, सूची विभाजन का मतलब यहाँ पे होगा दोस्तों कि उनकी शक्ति का विभाजन कर दीजिए। कि क्या, कि केंद्र को कुछ शक्ति प्राप्त होगी उनके विकास कार्य करने के लिए, यस, तो केंद्र सूची। राज्य को उनका विकास करने के लिए कुछ शक्ति प्राप्त होगी, तो लीजिए राज्य सूची। दोस्तों उसके बाद आगे आपका क्या, समवर्ती सूची, अर्थात जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कार्य करें, वो हो गई समवर्ती सूची। जैसे कि अगर आपके देश में डिफेंस से जुड़ा हुआ कोई भी निर्णय लेना है तो कौन डिसाइड कर सकती है? विदेशी मामलों से जुड़ा कोई भी निर्णय लेना है तो कौन डिसाइड करती है? सर केंद्र सरकार। तो केंद्र सूची का विषय है कौन? अंतर्राष्ट्रीय संबंध, रक्षा, आर्मी, मिलिट्री, यस। तो वो सब आ जाता है केंद्र सूची के अंतर्गत कि उस क्षेत्र में केवल केंद्र के पास शक्तियाँ हों। मगर जैसे पुलिस प्रशासन, तो सर पुलिस प्रशासन राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, तो सर उसमें राज्य सरकार को शक्ति होगी, जैसे राज्य सूची के अंतर्गत आता है पुलिस प्रशासन। और जैसे शिक्षा, सर शिक्षा में देखते हैं आप सर, सेंट्रल भी नियम बनाता है, स्टेट भी नियम बनाता है। तो हाँ सर, इसलिए आप देखते हैं कि जहाँ केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सके वो समवर्ती सूची है। तो सर यहाँ पे शिक्षा जो विषय है उसमें शक्ति प्राप्त है समवर्ती, अर्थात केंद्र राज्य दोनों को। समवर्ती का मतलब ही है केंद्र प्लस राज्य को। अब देखिए सिर्फ इंट्रोडक्शन में इतना कुछ जान रहे हैं आप, ये सबसे क्वेश्चन बनते हैं। तो हाँ सर, समवर्ती सूची में केंद्र राज्य दोनों को शक्ति प्राप्त है, मगर कभी दोनों की शक्ति टकरा गई तो किसके बाद का वैल्यू होगा? तो सबसे ज़्यादा बात वैल्यू होगा केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की वैल्यू कम होगी। यस। अब जैसे ही शक्ति इनको मिल गया कि भाई तुम जाओ इनका विकास काम करो, ये चलेगा काम करना। मगर जैसे पहुँचे भारत में काम कर रहे हैं सभी STO के विकास के लिए, तो देखिए कि भाई कहीं तमिल बोला जा रहा है, कहीं मद्रासी, कहीं तेलुगु, कहीं आपका मलयालम, कहीं बोडो, डोगरी, संथाली, कहीं गुजराती, कहीं मराठी, कहीं उड़िया। तो देखिए भैया क्या कि अरे यार हमको तो भाषाओं का ज्ञान है ही नहीं, हमको तो भाषाओं का ज्ञान है ही नहीं, हम उनका भाषाओं को जानते ही नहीं है। तो अरे सबसे पहले इनके भाषाओं को सीखना है, तो किन किन की भाषाओं को सीखना है उसका पूरा लिस्ट बना दिया गया जैसे कि इतनी सारी भाषाओं को सीखना है। यस, ठीक है। तो जो शुरू में तो केवल 14 भाषाएं जोड़ी गई थी, मगर बाद में समझ में आया कि नहीं और भी भाषाओं को हमको जानना जरूरी है। तो लीजिए 8 भाषाएं और जोड़ करके अभी हो गए आपकी टोटल 22 भाषाएं। तो शुरुआत में थी 14 भाषा, बाद में जोड़ी गई 8 भाषाएं, तो टोटल अभी कितनी भाषाएं हैं? अभी ये 22 भाषाएं हैं किसमें? संविधान में। इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ये क्वेश्चन बनता है अपने आप में। ठीक है, कहते हैं दोस्तों ये तो हो गया 8 अनुसूची। मैं आपको क्या बताया था? मैं आपको ये बात बोला था कि सर मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है, तो 4 अनुसूची और जुड़ेंगी, तो 8 अनुसूची मैंने आपको पढ़ा दिया। और सर 4 अनुसूची कौन कौन है? तो लिख देते हैं। ये सर 4 अनुसूची जो बाद में जुड़ी हुई थी आपकी 9, 10, 11 और 12। तो जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश भाई अब भाषाओं में काम करना हम सीख गए। तो हम देखे कि यार हमारे ST लोग पीछे क्यों हैं? तो बोले कि भाई इनके पास खाने बोने के लिए ज़मीन नहीं है, पहाड़ों वहाड़ों में रहते हैं, इनके पास खाने बोने के लिए ज़मीन ही नहीं है। तो सबसे पहला बात क्या कि सबसे पहली बात कि भैया इनको खाने के लिए ज़मीन दो ताकि अनाज उगाएं और उसे खा तो सके, क्योंकि सबसे पहले रोटी, कपड़ा, मकान, 3 बेसिक चीज़ों में सबसे पहला चीज़ है इंपॉर्टेंट रोटी। तो लीजिए भैया रोटी कहाँ उगती है? भूमि से। तो लीजिए सबसे पहला नवीन सूची में इनके विकास के लिए भूमि में सुधार करने के लिए आंदोलन चलाए गए, भूमि सुधार आंदोलन।
अब जैसे ही भूमि सुधार आंदोलन हुआ, बड़े बड़े जमींदारों से, राजाओं से जमीन छीन करके बांटा गया गरीबों में, एसटी एससीओं में, तो क्या हुआ फिर? सब तुरंत लोग बगावत करने लग गए। क्यों? क्योंकि उन्हीं लोग तो यहाँ पे बैठे थे ना राज्यसभा में, लोकसभा में, सांसद बन करके। जितने भी बड़े बड़े जमींदार थे, राजा थे, उन्हीं लोग तो सांसद बन करके बैठे हुए थे। तो क्या करने लग गए? कांग्रेस सरकार ने ऐसा जैसे काम किया, जमीन लेकर के बड़े लोगों से गरीबों में बांटना चालू किया। समझने के लिए, आपको याद कराने के लिए बता रहा हूँ। तो भाई वैसे ही वो लोग क्या बोले, मैं कांग्रेस में हूँ और ये मेरे जमीन छीन रहा है, मैं अपना दल बदल लूंगा। तो आगे भैया क्या दल बदल कर लूंगा। तो इनको रोकने के लिए क्या लाया गया कि दल बदल कर रहे हो, तुमको हम रोक देंगे। तो दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, फिर देखो तुम दल बदलना चाहो बदल लो। फिर बोले कि भाई अब हम इनके इतने दूर दूर है, भारत इतना बड़ा क्षेत्र है, तो हम हर जगह तो पहुंच नहीं सकते। सरकार बोली तो हमको एक काम करना चाहिए, हमको ना उनके खुद के शासन को उन्हीं के हाथ में दे देना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला, हाँ भाई हमको शासन तो देना चाहिए। तो चलो हम शासन देते हैं। तो शासन कैसे देंगे? किसी भी देश में दो ही चीज़ होती है, तो गाँव या शहर। तो गाँव में शासन देंगे तो भाई हो जाएगा क्या, पंचायती राज, क्यों पंचायत राज चला दीजिए। और शहर में देंगे तो नगरीय निकाय। तो लीजिए भैया, गाँव में शासन दीजिए, शहर में गाँव हो गए पंचायती राज, पंचायती राज। और शहर में हो गया दोस्तों अपन नगरीय निकाय, नगरीय निकाय। इनको खुद का हाथ में शासन दीजिए। और दोस्तों आपको सिर्फ कहानी के माध्यम से पूरा 12 अनुसूची मैंने बता दिया कि हाँ सर, अभी 12 अनुसूची की संघ राज्य और उसका क्षेत्र, वेतन और भत्ते, शपथ और प्रतिज्ञान, राज्यसभा सीटों का आवंटन, एसटी संपूर्ण भारत, एसटी एएमटीएम, सूची में 7 में सूची विभाजन, 8 में भाषाएं, 9 में भूमि सुधार आंदोलन, 10वां में दल बदल कानून, 11वां पंचायती राज, 12वां नगरीय निकाय है। यही है वो 12 अनुसूची जो आपको याद होना था। क्या आपको अब पूरे कहानी के माध्यम से सब याद नहीं हो गया? क्या देखें, हाँ सर भारत एक क्षेत्र है, संघ राज्य और उसका क्षेत्र, वहाँ लोगों को काम कराना तो वेतन भत्ता देना होगा। तो सर वेतन और भत्ते दूसरा अनुसूची। सर तीसरा है, सर काम कराने से पहले हमको कसम खिलवाएंगे सही सही काम करोगे ना, तुम पैसा दे रहे हैं तो सर तीसरे में आगे सर शपथ और प्रतिज्ञान। अब उनके जो काम करे वो नियम कानून कौन बनाएगा? सर संसद बनाएंगे, संसद उच्च सदन कौन? राज्यसभा। तो राज्यसभा सीटों का आवंटन। फिर तुरंत आते साथ देखा कि सबसे पिछड़े कौन है, एसटी लोग, तो एसटी संपूर्ण भारत के लिए नियम बनाया। फिर उसके बाद देखा पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के एसटी और पिछड़े हुए हैं, तो उनके लिए अलग से एसटी एएमटीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए अलग से नियम बनाया। फिर जब उनके लिए नियम बन गया तो देखा इसमें इनके नियम को लागू करने के लिए किसको शक्ति दिया जाए। तो बोले शक्ति देंगे हम केंद्र को, राज्य को, या दोनों को मिला जुला के। तो उसको बना दिया, अलग अलग सूची में विभाजित कर दिया, सूची विभाजन। और जैसे अब उस शक्ति से अपना काम करने गए तो देखिए उनकी भाषाएं तो हमको आती नहीं है, भाषाएं जोड़ दी गई। भाषाएं सीखने के बाद जब वो कहे, सबसे पहले क्या देखी कि इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोगों के पास बोने खाने के लिए ज़मीन नहीं है। तो सबसे पहले ज़मीन दी हो इनको भूमि सुधार आंदोलन। जैसे भूमि में सुधार किया गया तो जितने भी आपके सांसद विधायक थे तुरंत अपना पार्टी बदलने लग गए। तो भैया दल बदल कानून की, दल बदलो मत। और सब देखे कि नहीं हम सभी तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए स्थानीय स्वशासन का जन्म कीजिए। तो किसी भी देश में 2 ही स्थानीय स्वशासन, एक आध दोस्तों वहाँ गाँव होगा या शहर होगा। गाँव है तो पंचायती राज लगा दीजिए, शहर है तो नगरीय निकाय लगा दीजिए, इसलिए पंचायती राज और नगरीय निकाय है। यही 12 अनुसूची अब आप देखने वाले हैं। आइए और देखिएगा क्या। अनुसूची 1 संघ राज्य क्षेत्र। अनुसूची 2 में क्या विषय है? वेतन और भत्ते। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ और प्रतिज्ञान। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा सीटों का आवंटन। तो संघ राज्य उसका क्षेत्र होगा, वहाँ लोगों को वेतन भत्ते दिए जाएंगे, शपथ और प्रतिज्ञान दिए जाएंगे। और इसी से क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन? कि अनुसूची 3 में क्या विषय है? तो आप बोलेंगे अनुसूची 3 में शपथ आता है। अनुसूची 2 में क्या विषय है? तो वेतन और भत्ता आता है। अनुसूची 1 में क्या विषय है? तो संघ राज्य और क्षेत्र। अनुसूची 4 में क्या है? तो राज्यसभा सीटों का आवंटन है। समझे कि किस तरीके से आपको सब उंगली में एकदम कहानी के माध्यम से पूरा याद हो जाएगा यार। तो ऐसे ही पढ़ेंगे हम। अभी सिर्फ आप डेमो नाम देख रहे हैं, इसमें हकीकत का मतलब समझेंगे। अनुसूची 5 में क्या है? सर 5 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, जो कि संपूर्ण भारत का था। अनुसूची 6 में क्या है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का प्रशासन, एएमटीएम। देखिए एएमटीएम। सर 7 में क्या? सर 7 से 7 से सूची विभाजन, सूचियों का वितरण, केंद्र, राज्य और संबंधित सूची। यस। 8 में क्या? 8 में भाषाएं हैं, जो कि 22 हैं, 14 + 8 22। यस। 9 में क्या है? 9 में सर भूमि सुधार आंदोलन। 10 है दल बदल परिवर्तन रोधी। 11वां पंचायती राज। 12वें सूची में नगरीय निकाय है कि नहीं? और क्या 12वां सूची अब आपको याद हो गया कि नहीं? और ऐसा जब याद हो गया तो इसी से क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा मेरे दोस्त। वो ये एग्जाम ये है। और आपके शिक्षक, सहायक शिक्षक भर्ती के कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस एग्जाम में आपको सीधा सीधे क्वेश्चन देखने मिलेगा। क्या कि भारतीय संविधान की 3री अनुसूची का संबंध है किससे है? तो भारतीय संविधान की 3री अनुसूची। तो आइए देखते हैं हमको याद है कि नहीं।
सर एक संघ राज्य और उसका क्षेत्र होगा, हमारा भारत देश का क्षेत्र है सर, वहाँ हम लोगों को पैसा देंगे, तो पहला अनुसूची हो गया, एक क्षेत्र होगा, यस सर। हम लोगों को काम करने के लिए वेतन और भत्ता देंगे, हाँ सर, दूसरी अनुसूची हो गई वेतन और भत्ता। सर तीसरे में हम काम करेंगे तो उससे बोलेंगे ना कसम खा सही सही काम करेगा, तो सर तीसरे अनुसूची में हम बोले शपथ ले प्रतिज्ञा ले, तो सर तीसरे अनुसूची का ही तो बात किया है, तो शपथ और प्रतिज्ञा आएगा ना, शपथ तथा प्रतिज्ञा बी होना चाहिए, आंसर बी। मैंने बोला ना आपको याद नहीं सोचेंगे और आपको पता भी याद भी हो जाएगा, यस। संविधान की किस अनुसूची से प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, तो राज्यसभा में किसके अंतर्गत था, फिर देखते हैं। सर एक भारत हमारा संघ राज्य और उसका क्षेत्र है, हमारे भारत का कोई ना कोई क्षेत्र है, तो पहला हो गया अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र। दूसरा सर हम काम करने के लोगों को वेतन और भत्ता देंगे, तो दूसरी अनुसूची वेतन भत्ता। सर वो हम काम करने से पहले बोलेंगे पैसा दे दिए, चलो कसम खाओ सही सही काम करोगे, तो तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञा। अब वो काम किसके तहत करेंगे, तो नियम कानून के तहत। नियम कानून कौन बनाती है, संसद बनाती है। संसद में सबसे ज़्यादा उच्च सदन कौन है, राज्यसभा। तो चौथी अनुसूची राज्यसभा सीटों का आवंटन, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची, तो लीजिए भैया अनुसूची 4 होनी चाहिए, चतुर्थ अनुसूची। जब वो आगे नियम कानून बनाएंगे तो सबसे पहले नियम किसके लिए बनाएंगे, जो सबसे पिछड़े होंगे, तो देश में कौन पिछड़ा, एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जनजातियाँ। तो सर सबसे पहले संपूर्ण भारत एसटी के लिए नियम कानून बनाए गए हैं, तो 5वीं अनुसूची। और सर पूर्वोत्तर भारत के एसटी के लिए अलग से बनाए गए, क्योंकि और अलग से उनके लिए विशेष जरूरत है, इसलिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के एसटी के लिए बनाए गए 6वीं अनुसूची। जब सूचियाँ बन गई कि इनके लिए विकास काम करना है, मगर विकास काम करने की शक्ति किसको दी जाए, तो सर से 7 में सर से सूची विभाजन करके शक्ति दे दिया गया, तो सर 7 में सूची विभाजन। तो शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब देखिए क्वेश्चन आता है दोस्त। संविधान की किस अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के प्रशासन का उल्लेख किया गया है, तब क्या बोलेंगे। सर 4 तक तो राज्यसभा था, 5वें में संपूर्ण भारत के एसटी के लिए बनाया गया था, क्योंकि पहले पूरा भारत को देखना जरूरी है। उसका 6वें नंबर पे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए, तो भैया ये है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM, तो 6वीं अनुसूची, तो लीजिए 6वीं अनुसूची ए। संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, शिक्षक सहायक शिक्षक के एग्जाम आया हुआ। बताइए क्या जब आप पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से, तो इंट्रोडक्शन हम पढ़ लो पूरी ऊपर, बस एक क्वेश्चन छूटेगा लग रहा है आपको, आप खुद अपने आप से पूछिए, एक क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा मेरे दोस्त, इसलिए एकदम निश्चिंत होकर के आप पढ़िए हमारे साथ, ठीक है। आइए हाँ सर, संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। सर लास्ट में 8 के बाद 4 अनुसूची जोड़ी गई, भूमि सुधार, दल बदल, सर पंचायती राज और नगरीय निकाय, तो सर 9, 10, 11, 12, पंचायती राज 11, 11, 11, तो पंचायती राज व्यवस्था अनुसूची 11, C 11। और आप उस कहानी से जोड़ेंगे तो पूरा चीज़ आपको याद हो जाएगा। ये तो हो गया भैया ज्ञान, अनुसूचियों का ज्ञान आपको। तो इस तरीके से जैसे आपको अनुसूची आज याद है ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ऐसे आपको याद होगा। संघ राज्य और उसका क्षेत्र, वेतन और भत्ता, शपथ और प्रतिज्ञान, राज्यसभा सीटों का आवंटन, एसटी संपूर्ण भारत, एसटी AMTM, ठीक है। फिर आपका भैया कितना 6 होगा, 7 से सूची विभाजन, 8 से आपका भाषाएं, 9 से आपका भूमि सुधार आंदोलन, 10 से दल बदल कानून, 11 से पंचायती राज, 12 से नगरीय निकाय। क्या 12 अनुसूची मेरे उंगली में याद है, वैसी 12 अनुसूचियाँ अभी आपको अगर सुना लग रहा है सिर्फ इस एक क्लास को देखने के बाद, सोचिए जब आप पढ़ जाएंगे इसी क्लास को 2 बार, या इसको जब आप डिप में पढ़ेंगे, हम जब पढ़ाएंगे, सोचिए आपको कैसे नहीं रटाया हुआ होगा, मुँह जुबानी आपके भी उंगलियों पे याद होगा आपको। वैसे ही दोस्त हम आगे जा करके 22 भाग जो होते हैं उसको भी हम उंगलियों पे रट लेंगे, पूरा का पूरा हम उंगलियों में रट लेंगे इन 22 भागों को। तो आज हम केवल इनका नाम देखते हैं, अभी आपको सिर्फ नाम देखिए, ठीक। ये 22 भाग में कौन कौन से नाम हैं, जब आप पढ़ेंगे हमारे साथ इसके अंदर प्रवेश करके, इसके अंदर पूरी डीप रिसर्च करते हुए, तब आप देखेंगे क्या कि इन 22 भागों के नाम भी आपको अपनी उंगली में याद होंगे। संघ राज्य और उसका क्षेत्र, फिर नागरिकता, उस क्षेत्र में रहने वाली नागरिकता, फिर उनको नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दी जाए, तो तीसरा भाग हो गया मौलिक, दूसरा हो गया नागरिकता, तीसरा हो गया मौलिक अधिकार। इस तरीके से आप देखेंगे कि कैसे आपको हर एक चीज़ उंगली में याद है। यहाँ देखिए हमारा देश है, संघ का नाम हमारा संघ और उसका कोई क्षेत्र है, और हमारा केंद्र का, हमारे पूरे भारत सरकार का नाम है भारत। हमारे राज्यों का अलग अलग नाम है, तो हाँ सर राज्य का कोई क्षेत्र है उसका नाम है, हमारे देश का कोई क्षेत्र है और उसका नाम है। तो संघ, राज्य, क्षेत्र और उनके नाम इसके अंदर आपके आ जाते हैं, ठीक। तो हमारी सबसे पहला भाग क्या है, संघ का नाम, राज्य, क्षेत्र। अब जहाँ क्षेत्र है वहाँ कुछ लोग भी रहेंगे, तो सर सेकंड नंबर पर जो लोग हैं, बताइए आपके राज्य में रहने वाले, चाहे भारत में रहने वाले लोग भारत के नागरिक है कि नहीं। तो किसी देश में कोई जनसंख्या रहती है तो वहाँ के नागरिक हो, इसलिए भाग 2 हो गया नागरिकता। ऐसे ही हर एक चीज़ बोला ना आपको कॉन्सेप्ट से यार एकदम दिमाग में डाल दूँगा। फिर तीसरा जब नागरिक है तो नागरिकों को भाई उनका अधिकार पता होना चाहिए कि नहीं, कि हमारा क्या क्या अधिकार है। तो हाँ सर हमको हमारा अधिकार पता होना चाहिए, लीजिए मौलिक अधिकार। बस उसी तरीके से पूरे 22 जगह आपको याद रहेंगे, अभी सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूँ, आगे जब हम पढ़ने जाएंगे कोर्सेस में
आपको एक एक चीज़ आपको उंगली में याद रहेगा, गारंटी है इस चीज़ की। आइए आगे भैया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वही बताइए, मौलिक अधिकार मिल गए लोगों को। और वहाँ जो सरकार बनाएंगे यही लोग मिल करके, वहाँ के नागरिक अपने अधिकारों के उपयोग करके जो सरकार बनाएंगे, वह सरकार माने राज्य। राज्य मतलब क्या होता है आपको पता है कि कोई भाई निश्चित भूभाग हो, उसको कोई जनसंख्या हो, उसको कोई सरकार हो, सरकार संप्रभु हो, तो जो भी रहेगा उसको किसके तहत, किस निर्देशन मतलब एक गाइडेंस, तो उसको गाइड करने के लिए कौन से तत्व हैं जो उसको नीति बनाने के लिए गाइड करें। वो जो सरकार बनी है उसको नीति बनाने के लिए निर्देशक दे, गाइड करे, वैसे कौन से तत्व है तो बताए गए हैं कि भाई वो सरकार आपको इन चीज़ों के तहत नियम कानून बनाने चाहिए, इन बिंदुओं को ध्यान में रख के। हाँ, तो ताकि लोगों को मौलिक अधिकार से उन्होंने सरकार बनाया, तो सरकार को उनको पता होना चाहिए कि किन किन बिंदुओं को ध्यान में रख के उनको बनाना, इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर देखिए, संशोधन करके मैंने बोला ना 22 भाग होते हैं, गणना के अनुसार 25 है, तो गणना के अनुसार आप पढ़े थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 2 नए भाग जोड़े गए गणना के अनुसार, तो 4 का 4A, 14 का 14A, तो देखिए 4A आ गया, यह 4A जोड़ा गया कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 से। मौलिक कर्तव्य कि भाई सरकार का तो काम पता चल गया, सरकार को इन तत्वों को देख करके अपना नीति बनाना है, सरकार को कुछ गाइडलाइंस वाले तत्वों को देख के अपनी नीति बनानी है। फिर लोगों का क्या है, तो हमारे देश के लोगों का भी कोई कर्तव्य है, उसे कहा गया मौलिक कर्तव्य। सिर्फ सरकार का काम थोड़ी है देश को आगे बढ़ाना, हमारे देश के लोगों का भी तो है, इसलिए आ गया 4 के बाद ही आ गया लोगों का कर्तव्य। इस तरीके से पूरे 22 भाग याद रहेंगे, अब सिर्फ दिखा रहा हूँ एक झलक। फिर आगे भैया, केंद्र सरकार है, भी सरकार में कौन सी सरकार का बात कर रहे हो, केंद्र सरकार का बात मैं कर रहा हूँ सबसे टॉप में। फिर बात कर रहा हूँ राज्य सरकार का बात कर रहा हूँ सबसे, उसके बाद में फिर बात कर रहा हूँ 100 से 7 जो कि निरसित कर दिया गया है, मैंने अब हटा दिया गया है। फिर आता है 8 में कि सर केंद्र सरकार देख लिया, राज्य सरकार देख लिया, 7 हटा दिया हम लोगों ने, ठीक है, क्या होता है बाद में आपको बताएंगे। सर केंद्र सरकार देखिए, राज्य सरकार देखिए, क्या आप केंद्र शासित प्रदेश नहीं देखोगे, संघ राज्य उसका क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी, यस सर, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आपका केंद्र शासित प्रदेश। फिर बताइए सर स्थानीय स्वशासन सरकार में कौन टॉप में, पंचायती राज। फिर आपको उसके बाद कौन, तो 9 का 9A ही बन गया, देखिए जो संशोधन होकर के जुड़ा था 9A, नगर पालिका, है ना, याद आई बातें, वही है दोस्तों आपको नगर पालिका, वही से स्थानीय स्वशासन है सर, पंचायती राज, नगर पालिका, यस। फिर 10वां में वही आप सबसे पहले सरकार बन गई तो किसके लिए काम करेगी, तो आप वही देखिए सेम, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के लिए काम करेगी, ठीक, यस। अनुसूचित मतलब जो भी सूची हमने बनाई है उसमें उसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनके लिए ही, वैसे जनजातियों के लिए हमारी सूची में जिन जनजातियों का नाम है उन जनजातियों का क्षेत्र, ठीक है। फिर उनके लिए काम कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी, तो उनके बीच में संबंध बनाइए, भाग 11। और फिर उस काम करने के लिए वित्त चाहिए, तो भाई पैसा चाहिए, तो भाग 12 वित्त हो गया। और जब आप वित्त देंगे तो वहीं पे वो लोग अपना व्यापार वाणिज्य डेवलप करेंगे उसी वित्त का उपयोग करके, तो भाई भाग 13 में व्यापार वाणिज्य। और उसी पैसे के बाद केंद्र और राज्यों के अधीन सेवाएं दी जाएंगी, केंद्र और राज्यों के अधीन उनको सेवाएं दी जाएंगी कि लीजिए आगे बढ़िए आप। फिर 14A आ गया अधिकरण, आप पढ़े थे 4A, 14A, 9A जोड़ा गया, ये 14A, ये 14A भी 42वां संविधान संशोधन 1976 से जुड़ा गया। 15वां क्या सर, अब वहाँ के लोग जब काम करने लगे, व्यापार करने लगे, तब भाई बोले ना कि हम आपके लिए काम किए, चलिए वोट दीजिए, तो निर्वाचन। फिर कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ अलग से जो वर्ग हैं उनके कुछ अलग से प्रावधान कीजिए भैया। 17 में उनकी भाषा को जाना जरूरी, तो राजभाषा, 17 में राजभाषा। 18 में अगर कोई दिक्कत आ जाए तो आपात उपबंध अर्थात आपातकालीन उपबंध, आपातकाल के समय हम क्या करेंगे, तो 18 में आपात उपबंध। 19 में प्रकीर्ण या बचा खुचा। 20वां में संविधान का संशोधन, तब संविधान कुछ बदलना है देश के बदलते हुए रूप के लिए, तो भाई संविधान संशोधन करेंगे भाग 20 के तहत। 21 में अस्थायी समय के लिए संक्रमणकालीन उपबंध, अब आपको टाइम पता नहीं है कि समय कितना लगेगा, इसलिए आप संक्रमण काल अगर चल रहा है तो उसके लिए कुछ नियम कानून कुछ बातें ध्यान रखनी है, वो बातें हैं कि अगर कभी आ गया वैसा स्थिति। और 22 संक्षिप्त नाम, जो भी आप पढ़ रहे हैं संविधान में संक्षिप्त नाम उसका मतलब क्या क्या है, यही 22 भाग है दोस्त मेरे आपके किसके, संविधान। क्लियर हो गई बातें। अभी मैं इसको सिर्फ आपको बता के निकल रहा हूँ, इसको अनुसूची की तरह याद नहीं करवा रहा हूँ, इसको हम बाद में जब पढ़ेंगे तब आपको एक एक भाग याद करवा दूंगा, क्योंकि अब सिर्फ भाग याद करवाने जाऊँगा तो आगे का जो इंट्रोडक्शन पार्ट का जो हिस्सा है जो आपको पढ़ लेना चाहिए आज की क्लास में, वो आपका छूट जाएगा। तो आइए 22 भाग आप एक बार देख लीजिए पूरा।
कि संविधान के 22 भाग कौन कौन से हैं? तो सब संविधान के 22 भाग हैं। संघ राज्य, उसका क्षेत्र, वहाँ रहने वाले नागरिक, उनका मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 4A में मौलिक कर्तव्य। इसे क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में, तो आप बोलेंगे 4A में। मौलिक अधिकार कौन से भाग में, बोलेंगे 3 में। नागरिकता कौन से अधिकार भाग में, भाग 2 में। तो पूरे 22 भाग है जो आप देखें, ठीक। 5 संग्रह 6 7 ये इस तरीके से पूरा 12 भाग हैं मेरे दोस्त। तो आप एक बार तो ये इंट्रोडक्शन क्लासेस आपको पता यहाँ से 22 भाग हैं, क्योंकि आपने संविधान पुस्तक देखी, वो दिखा दिया, बता दिया संविधान के बारे में, संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, यस, उसका स्ट्रक्चर पूरा कैसा होता है। और उसी स्ट्रक्चर हम देखें कि सर उसके अंदर 22 भाग हैं, वो 22 भाग का नाम क्या क्या है, वैसे ही क्यों है, उसी क्रम में ही क्यों है, आपको ये भी बता दिया मैं अभी एक कहानी के माध्यम छोटा सा। या केंद्र नियम बनाएगा, फिर राज्य नियम बनाएगा, फिर केंद्र शासित प्रदेश, इस तरीके से तो सब आपको याद करवा देंगे, उसका चिंता है ही नहीं। एक कहानी के माध्यम से आपको सब याद रहने वाला है, रट के नहीं बैठना है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। सभी हैं चीज़ें, यही 22 भाग है संविधान की। 22 भागों को आपने एक झलक देख लिया है। इन 22 भागों में से हर एक भाग आपको मुँह जुबानी याद होगा। उस भाग के अंदर जितने अध्याय हैं, उस अध्याय में जितने अनुच्छेद हों, अनुच्छेद आपको एक एक चीज़ें याद रहेंगी। सभी के बनने वाले सारे व्यवहारिक क्वेश्चन आपको याद रहेंगे, इसका गारंटी है मेरे दोस्त। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। अब जैसे ही हमने देखा क्या कि सर आपने सर संविधान बता दिया, उसके 22 भाग बता दिए, 12 अनुसूची बता दिए। अब 395 अनुच्छेद तो आपको नहीं बता सकते इंट्रोडक्शन में ना, बहुत लंबा हो जाएगा। तो बचा क्या सर? अब बच गया आप पे एक ही चीज़, क्या? संविधान का प्रस्तावना। क्योंकि आपने एक स्ट्रक्चर बनाई थी सर, ये संविधान मान लीजिए, इसको हटा देते हैं हम 12 अनुसूचियों को। कि सर ये अगर संविधान है, संविधान के अंदर सर आपका यहाँ पे आता है क्या, उसके अंदर आ जाते हैं भाग, भाग में आता है अध्याय, अध्याय में आता है अनुच्छेद, अनुच्छेद में आता है खंड। तो खंड तो अभी नहीं पढ़ेंगे भाई, अनुच्छेद 395 अनुच्छेद है, उसको नहीं पढ़ सकते। अनुच्छेदों के अंदर फिर खंड तो और ज़्यादा, उसको भी नहीं पढ़ सकते। वो सर अध्यायों में बटे हुए हैं सर आपके, उसको नहीं पढ़ सकते। भाग 22 होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। अनुसूचियाँ जो थी आपकी वो मैंने आपको बता ही दिए। तो बचा क्या सर? आपको इंट्रोडक्शन में आप पढ़ना है उसका प्रस्तावना। और प्रस्तावना पे भी आपको बता दूं मैं, जो प्रस्तावना है उसे कहते हैं उद्देशिका, प्रियम्बल। क्यों सर इसे उद्देशिका क्यों कहते हैं, आज ये जान लीजिए। और प्रस्तावना क्यों कहते हैं ये भी जान लीजिए आप। आइए आपको दोनों चीज़ क्लियर कर दूँ। तो प्रस्तावना क्या बोलते हैं, आइए भैया आप बताइए, अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं तब क्या करते हैं? मैं आपकी विवाह से पुत्री करना चाहता हूँ, यह मेरा प्रस्ताव है। यह मेरा प्रस्ताव है, मतलब मैं इतना पढ़ा लिखा हुआ हूँ, मैं जितनी सैलरी कमाता हूँ, मैं इस घर खानदान से हूँ, मेरा कुल यह है, वंश यह है, जाति यह है, मैं आपकी बेटी के लिए पूरा अनुकूल है। यह मेरा प्रस्ताव है कि अगर आप मेरी बेटी से विवाह, अपनी बेटी का विवाह मेरे से करवाते हैं तो मैं आपकी बेटी को खुश रखूँगा, इतना सक्षम हूँ, आज मेरे में ये चीज़ें क्वालिटी। बस वैसे ही जैसे आप किसी को रिप्रेजेंट करना है तो आप कम शब्दों में अपनी यूनिक चीज़ों को बताते हैं, जिससे आपकी सिर्फ विशेषताएं पता चल जाए कि पूरे जीवन में आप क्या क्या अचीव किए हैं। वो सारी विशेषताएं उस छोटे से प्रस्ताव में समझ में आ जाए, आदमी उससे तुरंत प्रभावित हो जाए कि हाँ यार पूरा चीज़ इसके अंदर इसी से जुड़ा हुआ होगा, मैंने पूरे जीवन में अपने यही काम किया होगा तब तो आज इस पद पे है। बस वैसे ही दोस्तों पूरे संविधान के अंदर क्या क्या है, पूरा संविधान किसको लेकर के चला हुआ है, किन मुख्य बिंदुओं को लेकर के हमारा संविधान बना हुआ है, वो सारे महत्वपूर्ण बिंदु जहाँ प्रस्तावित किए जाते हैं वो एक झलक जहाँ आपको दिखा दिया जाता है, वही प्रस्तावना, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रस्तावना। अब आते हैं दूसरा, किसका नाम उद्देशिका क्यों है सर? फिर ये यह बताता कि हमने जो संविधान बनाया उसका उद्देश्य क्या है, हमने किन किन बिंदुओं को ध्यान में रख के अपने संविधान को बनाया है, हमारा उद्देश्य क्या था, उन किन उद्देश्यों के लिए हमने संविधान को ऐसा बनाया है, वो सारे उद्देश्य वाले बिंदु ही तो आपके उसमें दिए हुए प्रस्तावना में, इसलिए इसको कहा जाता है उद्देशिका। कि हमारा यह उद्देश्य है इसलिए हमने यह चीज़ डाला है संविधान में, हमारा यह उद्देश्य इसलिए हमने ऐसा चीज़ डाला अपने संविधान में, इसलिए इसे कहा जाता है उद्देशिका। तो इसे उद्देशिका भी क्यों कहते हैं, प्रस्तावना भी क्यों कहते हैं, आज आपको दोनों ही शब्दों का मतलब पता चलेगा। आइए तो आगे बढ़ते हैं, संविधान के प्रस्तावना से भी थोड़ा हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी हैं, जो कि वास्तुकार जी हैं। तो आइए थोड़ा प्रस्तावना को जान लीजिए, पहले पढ़ लीजिए, आपको पता हो गया है प्रस्तावना, अब इस बहुत तो पढ़ने वाले पहले से उनको पता होगा, और आज आप पढ़ लीजिए, थोड़ा हल्का फुल्का इसके बारे में जान लीजिए। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको जब मैं पढ़ाऊँगा संविधान का प्रस्तावना केवल, तो मुझे 2 घंटा 3 घंटा पता नहीं कि 1 घंटा कितना क्लास लगेगा, मगर जब मैं केवल पढ़ाऊँगा संविधान आपको, इसमें आपको हम भारत के लोग इतना लिखा हुआ तो इसका मतलब बताऊँगा, भारत को लिखा हुआ इसका मतलब बताऊँगा, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिखा है इस शब्द का मतलब बताऊंगा, समाजवादी का मतलब बताऊंगा, पंथ निरपेक्ष का मतलब बताऊंगा, लोकतंत्रात्मक का मतलब बताऊंगा, गणराज्य का मतलब बताऊंगा, उसके समस्त नागरिकों को
क्या क्या मिलता है संविधान से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलता है, तो ये बताऊंगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता मिलती है, तो ये बताऊंगा। प्रतिष्ठा और अवसर की समता मिलती है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता मिलती है, मतलब समानता मिलती है, तो ये बताऊंगा। प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ये बताऊंगा। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित, कि हमने कब संकल्प लिया था संविधान के में को साक्षी मान के, तो हमने संकल्प लिया अपनी संविधान सभा में प्रण लिया गया। किस तारीख को? आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान बन गया। और उसका हमारे कैलेंडर के अनुसार मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी अर्थात विक्रमी संवत के तहत को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इसमें अंगीकृत का मतलब क्या होता है, अधिनियमित का मतलब क्या होता है, आत्मर्पित का मतलब क्या होता है, हर एक शब्द का मतलब भी आज मुझसे जानने वाले हैं। जब हम केवल प्रस्तावना को अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, है ना, तो सिलेबस में पढ़ेंगे तो आप उन चीज़ों को भी बहुत ही अच्छे से जानने वाले हैं। मगर आज हम पहले केवल इंट्रोडक्शन है, तो हम इंट्रोडक्शन की तरह हमारे इसको एक बार ऊपरी ऊपर पढ़ते हैं, और इससे क्या क्या चीज़ें हमको ऊपरी ऊपर जानना चाहिए, हम केवल उतना ही आज जानते हैं। ठीक, चलिए आते हैं संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। देखिए, इसको उद्देशिका भी कहा गया क्योंकि इससे पता चला संविधान का उद्देश्य क्या है। हमारे संविधान का उद्देश्य है कि वो हमारे लोगों को न्याय दे सके। कैसा न्याय दे सके? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दे सके। हमारे संविधान का उद्देश्य है कि हम हमारे लोगों को विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दे सकें। हमारे संविधान का उद्देश्य है कि हमको हमारे देश के लोगों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दे सके। हमारे संविधान का उद्देश्य है कि वो राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखे, सभी में बंधुता का भावना बढ़ाए रखे। तो उसका उद्देश्य क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस। और उसका प्रस्तावना है ना भाई कि नहीं, कि हमारा संविधान किस रूप में है, तो हमारा संविधान बनेगा, हमारा शासन व्यवस्था कैसा हो, हमारा देश कैसा हो, तो हमारा देश हो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात संप्रभु देश हो, अर्थात किसी भी बाह्य हस्तक्षेप का यहाँ पे योगदान ना हो, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो कोई हमको अब बाहरी देश का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। हमारा देश संप्रभु हो, हमारा देश समाजवादी हो, पूंजीवादी ना हो, तो सिर्फ अपना पेट भरने का सोचे, अपने अगल बगल के अपना पेट भरे, अगल बगल के लोगों को भूखे छोड़ दे, वैसा देश ना हो, समाजवादी देश हो जो अपना भी खाए, अपने में से थोड़ा बगल वाले को भी खिलाए। हमारा देश कैसा हो? पंथ निरपेक्ष अर्थात किसी भी पंथ का समर्थक ना हो, ना वो हिंदू का समर्थन करे, ना मुस्लिम का समर्थन करे, ना ईसाई का, ना उसका, और ना ही किसी का विरोध करे। वो सबके लिए बराबर विकास काम करने के लिए बराबर रूप से काम करे। अगर वो अयोध्या में मंदिर बनवा रहा है तो भाई वो हमारे मुस्लिम को मक्का मदीना की यात्रा में सब्सिडी भी देता है। तो हाँ, वो सभी पंथों के लिए विकास के लिए काम करे, किसी एक का पक्ष धर ना रहे वो, इसलिए वह किसी का पक्ष, निरपेक्ष में पक्ष नहीं लेता, इसलिए निरपेक्ष है वो हर पंथ से। हमारा देश लोकतंत्रात्मक हो, अर्थात यहाँ लोगों द्वारा ही हर काम का चयन हो, अपनी सरकार खुद चुनी जाए। और हमारा देश गणराज्य, अर्थात देश का जो सबसे सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, वह जनता द्वारा चुना जाए, इसलिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक। और हमारा संविधान हमारे लोगों को क्या देता है? हमारा संविधान हमारे नागरिकों को देता है न्याय। कैसा न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता देता है। किसकी स्वतंत्रता देता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देता है, और इसके तहत ही आपको व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता बनाए रखने को सुनिश्चित करता है, और सभी को बंधुता के भावना से जोड़े रखने का काम करता है। और इसमें और क्या मिलती है आपको जानकारी? कि हमारा संविधान किस तिथि को बन करके रेडी हुई थी, ये जानकारी मिलती है आपको। ठीक। इस तरीके से आपको अपना संविधान के ऊपर पढ़िए कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग ही, अगर सबसे पहले प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है? कि पूरे संविधान की, चाहे हमारे पूरे देश की शक्ति किस में निहित है? तो हम भारत के लोगों में ही निहित है। अर्थात हम भारत के जो भी लोग हैं, भारत के जो भी नागरिक है, वही सबसे बड़ी शक्ति है इस देश की, इसलिए सबसे पहले रखा गया है हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, यहाँ क्वेश्चन खेल देता है, सप्तमी की जगह षष्ठी लिख देगा, याद कि यहाँ सप्तमी है, संवत 2006 विक्रमी। तो कौन सा संवत चलता है? तो विक्रमी संवत चल के लिखा गया इसमें।
इसमें क्या 2006 विक्रमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अंगीकृत करना मतलब उसको अपना अंग मानते हैं इस संविधान को। अधिनियमित मतलब इसको हम नियम कानून के तहत बांध के रखते हैं। और दोस्तों आत्मर्पित अर्थात हम खुद को, स्वयं को, अपनी ही आत्मा को अर्पित करते हैं। जैसे हम पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं तो पुष्प अर्पित हो गया, वैसे आत्मर्पित मतलब हम इस संविधान को, अपनी ही आत्मा को, खुद को अर्पित कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम भारत के लोग खुद के ही लिए इस संविधान का निर्माण करते हैं, ताकि इस संविधान के तहत ही हम अपने द्वारा बनाए गए संविधान को अपने लिए ही, अपने खुद के हित के लिए ही उपयोग कर सकें, ये हमें ही सही गाइडेंस दे सकें। ठीक, आइए, ये तो की ऊपरी पर जानकारी। इसमें पूरा संविधान के एक प्रस्तावना रटे रहेगा मुजुबानी, हम पढ़ेंगे डिटेल में मेरे दोस्त। अभी रटने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसके भाव को समझते हैं। तो आइए, इसका भाव जिससे क्वेश्चन बनता है उसको थोड़ा एक झलक बता दूं आपको, जो आपके कला संघ का है, शिक्षक सहायक शिक्षक में देखने मिलेगा। इस संविधान की प्रस्तावना जो आप पीछे देखे, उसका अध्ययन कर हमें मुख्यतः कितने बातों का पता चलता है, ये भी क्वेश्चन। तो उसका अध्ययन करने से हमें केवल 4 बातों का पता चलता है, 4 तत्वों का पता चलता है, 4। और 4 तत्व कौन कौन से हैं, आइए उसको देख लेते हैं हम। संविधान के अधिकार का स्रोत, अर्थात संविधान में जो अधिकार है उसका स्रोत क्या है। जैसे हमारे रूम में अगर रोशनी है तो उसका स्रोत क्या है, तो सूर्य है कि बल्ब है। तो वैसे ही दोस्तों, जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं उसका स्रोत क्या है, किसने दिया वो अधिकार, तो हमारे देश के नागरिकों ने। इसलिए सबसे पहले क्या लिखा है कि संविधान के तहत जो भी अधिकार है वो हम नागरिकों ने ही खुद को दिए हैं, अर्थात संविधान के अधिकार का स्रोत है हम भारत के लोग, अर्थात हम भारत के लोग ही, इस देश के नागरिक ही उसके अधिकार का स्रोत हैं। यस। दूसरा, हमारे शासन का स्वरूप कैसा हो, ये भी पता चलता संविधान से। सर कैसे, हम भारत के लोगों के बाद दूसरा लाइन क्या था, हम भारत के लोग भारत को एक कैसा देश बनाना चाहते हैं, भारत में कैसा शासन लाना चाहते हैं, भारत में कैसा शासन का स्वरूप चाहते हैं। तो प्रस्तावना का लाइन था हम भारत के लोग, वो उसका स्रोत हो गया कि हम भारत के लोगों ने ही बनाया संविधान, खुद को ही अधिकार दिया इस संविधान के तहत, तो उसका स्रोत हो गया। उसके बाद हम बोलते हैं हम भारत के लोग भारत को अपने शासन का स्वरूप, देखिए कि हमारा संविधान हमारे शासन का रूप कैसा चाहता है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो अर्थात ये हमारे शासन का स्वरूप यही होना चाहिए कि हमारे देश एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य वाला शासन हो हमारे देश का। इसलिए आपके देश में लोकतंत्र है कि नहीं, यस। इसलिए आपके यहाँ गणतंत्र मतलब लोकतंत्रात्मक गणतंत्र का मतलब है कि आपके देश का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, वह जनता द्वारा चुना जाता है। आपके देश में समाजवादी व्यवस्था है कि नहीं, सरकार टैक्स वसूलती है और उसी टैक्स से पूरे समाज के विकास के लिए काम करती है, यस। आपका देश संप्रभु है कि नहीं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है कि नहीं, कि अपना निर्णय खुद लेती है, कि आज भी भारत में अंग्रेजों का नियम चलता है कि नहीं, हमारा देश अपना नियम खुद बनाता है, अपने हर निर्णय खुद लेता है। तो हमारा देश एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया, समाजवादी हो गया, क्योंकि जो भी टैक्स वसूलता है अमीरों से चाहे जिससे भी, वो सभी के विकास के लिए काम करता है, समाज के सभी वर्ग तबके के लिए रोड, सड़क, पानी, बिजली सब बनाता है, अर्थात वो समाजवादी देश है, सभी को समान समझता है। पंथ निरपेक्ष है कि हमारा देश किसी भी हिंदू मुस्लिम में बटा हुआ है क्या, नहीं। जैसे पाकिस्तान के संविधान में लिखा है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, हमारा संविधान क्या है, हम पंथ निरपेक्ष। इसलिए आप देखते हैं हमारे देश में क्या कि हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई सब अच्छे से रहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे संविधान में ही पाकिस्तान की तरह नहीं लिख दिया गया कि वो मुस्लिम राष्ट्र है। हमारे संविधान में कहा कि हम किसी भी पंथ वाले से, किसी भी पंथ का हम पक्ष नहीं लेते हैं, इसलिए हम पंथ नहीं लेने वाले पक्ष हैं। तो किसी पंथ के पक्ष में हम नहीं, इसलिए पंथ निरपेक्ष, तो हम पंथ निरपेक्ष। और उसके बाद लोकतंत्रात्मक, अर्थात हमारे यहाँ जो भी तंत्र, जो सिस्टम होगा सरकार का, वो पूरा लोगों द्वारा ही चुना जाएगा। और लोकतंत्र बोला है, लोक का मतलब क्या, लोगों के कल्याण के लिए बनाया गया तंत्र है। हमारे यहाँ सरकार खुद लोग ही अपने वोट से चुनते हैं, खुद के कल्याण के लिए, तो लोकतंत्र है। और गणराज्य का मतलब हो गया कि आपके यहाँ देश का सबसे बड़ा पद जो होगा वो जनता द्वारा ही चुना जाएगा। तो ये सब आपको पूरा शासन का स्वरूप ऐसे ही आप देखते हैं कि नहीं, यस। तो आपके शासन का स्वरूप, उसके बाद आपने देखिए प्रस्तावना के दूसरे लाइन से हम भारत के लोगों के बाद से, आइए देखते हैं तीसरा क्या 4 चीज़ मिलती है, इसमें 2 चीज़ आप देख लीजिए। तीसरा चीज़ जो आपको मिलता है दोस्तों है संविधान के उद्देश्य, कि संविधान का उद्देश्य क्या है। अरे संविधान का उद्देश्य है न्याय देना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देगा वो आपको संविधान। जिसमें लिखा था हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए जो संविधान द्वारा जनता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, तो हमारा संविधान हमें न्याय देगा। हमारा संविधान हमें, संविधान का उद्देश्य क्या है? जनता के, हमारे देश के लोगों को, नागरिकों को न्याय देना, हमारे देश के नागरिकों को स्वतंत्रता देना। किसकी स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता देना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देना, और दोस्तों व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, इन सभी को बनाए रखने के लिए बंधुत्व की भावना देना, हमारे संविधान का यही तो उद्देश्य है। यस, देखिए संविधान का तीसरे से वो पता चल गया। और चौथा जो आपको पता चलता है पूरी प्रस्तावना से, प्रस्तावना का अध्ययन करने से क्या चार चीज़ें पता चलती है? तीन पता चल गया। तो संविधान में प्रस्तावना के चौथे हिस्से से जो पता चलता है वो क्या है? वो है दोस्त आपके संविधान के लागू होने की तिथि, या लागू से ज़्यादा अच्छा रहेगा संविधान के बनने की तिथि। तो 26 नवंबर 1949 संविधान बन के रेडी हुआ था। क्या वो तिथि पीछे था प्रस्तावना में? यस भाई, वो यही चार चीज, संविधान के अधिकार का स्रोत, शासन का स्वरूप, संविधान के उद्देश्य और संविधान के लागू होने की तिथि, ये चारों चीज़ें हमारे प्रस्तावना से मिलती है। और यही चीज़ आपके क्वेश्चन बन के आता है दोस्त, कि संविधान की प्रस्तावना से हमें किन बिंदुओं, किन 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 चीज़ों की जानकारी होती है, कितनी चीज़ों की जानकारी होती है? आप बोलेंगे चार। वो चार चीज़ें कौन कौन है? तो आप लिखेंगे संविधान के अधिकार का स्रोत, उसका शासन का स्वरूप कैसा होगा, हमारे देश में शासन का स्वरूप कैसा होगा, संविधान का उद्देश्य क्या क्या है, और संविधान के बनने की तिथि, ये हमें पता चलती है प्रस्तावना से। और अब इन्हीं चार चीज़ों को आप देख लीजिए डिटेल में कि संविधान के अधिकार का स्रोत किसमें है। सर हमारे संविधान के अधिकार का स्रोत, अर्थात हमारे संविधान में जो अधिकार प्राप्त है उसका स्रोत हम लोग ही ने ही तो वो अधिकार बनाए हैं, हमारे देश के नागरिकों ने तो संविधान से अम्बेडकर को अधिकार दिए थे ना। यस, तो अधिकार किसमें है? हम भारत के लोगों में निहित है, अर्थात जो भी हम भारत के लोग हैं उन्होंने ही खुद के लिए वो अधिकार बनाए हैं। ठीक, हाँ भैया, हम भारत के लोग ही इसके स्रोत हैं। तो पीछे पड़े संविधान के अधिकार का स्रोत, वो हम भारत के लोग हैं, जो कि इसकी प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति में है। ये सबसे क्वेश्चन बनता है। संविधान को अंगीकृत करने का मतलब होता है कि संविधान को अपना अंग मानना। तो अंगीकृत का मतलब आपको पता चल गया। अधिनियमित करने का मतलब होता है कि किसी भी वाद विवाद या विचार विमर्श के बाद पारित करना। इसलिए आप क्या देखते हैं कि संसद में आज भी जब भी कोई नियम कानून बनता है तो उसमें वाद विवाद विचार विमर्श होता है, तब जाके कोई भी नियम कानून बनता है। अर्थात हमारे यहाँ कोई भी चीज़ बिना विचार विमर्श के अपने मन से लागू नहीं कर दिया जाएगा, क्योंकि ये कोई तानाशाह देश नहीं है कि आपके मन में जो आया आप लागू कर दें। यहाँ वाद विवाद विचार विमर्श के बाद ही जब कोई चीज़ बने तो उसे कहते हैं अधिनियमित होना, वाद विवाद या विचार विमर्श के बाद पारित होना। तो दोस्तों आत्मर्पित होना मतलब अपनी आत्मा पर लागू करना, कि हम संविधान को जो बनाए हैं, क्योंकि हम खुद ही बनाए हैं, उसको हम खुद अपनी ही आत्मा पे लागू करते हैं। हम हमारे द्वारा बनाए हुए संविधान को अपने ऊपर ही लागू करते हैं। तो हाँ सर, उसे कहते हैं आत्मर्पित होना। तो आपको एक शब्द का मतलब पता चला कि नहीं? यस सर। आदि के माध्यम से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि भारत की सर्वोच्च शक्ति जनता में केंद्रित। और ये क्वेश्चन बनता है संविधान की या भारत की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है? क्वेश्चन आता है भारत की सर्वोच्च शक्ति किसमें केंद्रित है, किसमें निहित है? तो आपको आंसर तो पता चल गया, जनता में। और ये आपको घुमा के क्या देता है पता है ऑप्शन में? भारत की सर्वोच्च शक्ति निहित है सुप्रीम कोर्ट में, भारत की सर्वोच्च शक्ति निहित है आपके राष्ट्रपति में, भारत की सर्वोच्च शक्ति निहित है प्रधानमंत्री में, भारत की सर्वोच्च शक्ति निहित है आपके इसमें प्रधानमंत्री हो गए, मंत्रिपरिषद में, मंत्रिमंडल में, या प्रधानमंत्री में, ऐसा दीजिएगा। तो सोचिए जब वैसा क्वेश्चन आता है तो आप घूम जाते हैं। वो नहीं दोस्तों, भारत की सर्वोच्च शक्ति जनता में केंद्रित है, जनता में निहित है। क्योंकि क्यों? क्योंकि हमारे देश की जनता ने ही खुद संविधान का निर्माण किया, उसमें खुद को अधिकार दिया और उसको खुद के ऊपर लागू किया। अर्थात जनता ने जनता के लिए, जनता के द्वारा, और हमारे देश की जनता ने हमारे देश की जनता के लिए ही, हमारे देश की जनता के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया, है ना। तो हमारे संविधान का निर्माण किसने किया? जनता ने किया। किसके लिए किया संविधान का निर्माण? हमारे देश की जनता के लिए किया संविधान का निर्माण। और जहाँ संविधान का निर्माण किसने किया? हमारे देश की जनता ने किया। तो यही चीज़ दोस्तों, जब आपके देश की सरकार जनता के द्वारा बनाई गई सरकार, जनता के लिए ही सरकार, जनता के द्वारा बनाई हुई सरकार हो, तो वही कहलाती है आपका लोकतंत्र। इसलिए आप देख रहे हैं संविधान का ये रूप। आइए दूसरा चीज़ देखते हैं,
सर दूसरा था कि आपके हमारे शासन का स्वरूप कैसा हो, तो हमारे यहाँ के शासन का स्वरूप कैसा होगा मेरे दोस्त? सर शासन का स्वरूप होगा, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश होगा, समाजवादी देश होगा, पंथ निरपेक्ष देश होगा, लोकतंत्रात्मक और गणतांत्रिक वाला देश होगा। इसलिए आपके यहाँ जो शासन चलता है कि आज भी आपके गणतंत्र में, आपके देश में राष्ट्रपति लोकतंत्र द्वारा चुना जाता है। यस सर। क्या कोई राजा बैठता है उस पद पे, किसी राजा का बेटा बैठता है? नहीं सर। गणतंत्र का मतलब ही है कि जिस देश में पूरे गणों का समूह का सबसे प्रमुख पद हो, तो हमारे देश में सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति। वह पद अगर जनता द्वारा चुना हो गया हो तो वही दोस्तों गणतंत्र होता है। तो क्या आपका राष्ट्रपति आज वैसे ही होते हैं, चुने जाते हैं? यस। फिर दोस्तों हमारे क्या हमारा लोकतंत्र है कि लोग ही सरकार को चुनती है? यस। क्या हमारे यहाँ सरकार किसी भी धर्म वगैरह पक्ष वगैरह मान्यता वाले का पक्ष रखता है? नहीं, वो किसी का भी पक्षधर नहीं है, इसलिए निरपक्ष है, किसी भी पंथ से, किसी पंथ का पक्ष नहीं रखता हमारा सरकार, ये शासन हमारा। इसलिए शासन का स्वरूप है ये कि हमारे देश का शासन समाजवादी रूप में है कि हाँ सर, सभी अमीरों सबसे टैक्स लेता है और सभी गरीबों के लिए उसी टैक्स पैसे से योजनाएं चलाता है। तो हमारा देश क्या समाजवादी है कि सब जिससे भी पैसा लिया सभी में बांटा, सभी के कल्याण के लिए काम किया। तो हमारा देश समाजवादी है, सभी को समान करने का काम किया। और हमारा देश एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है कि नहीं, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो आप उसमें किसी भी बाहरी देश का हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त करते हैं, आप खुद में सक्षम हैं। तो हमारा देश आज क्या कोई भी काम करने से पहले ब्रिटेन अमेरिका से परमिशन लेता है क्या? नहीं। तो हमारा देश कैसा है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। ये हो गया हमारे शासन का स्वरूप। ये तीसरा हमने देखा था कि भाई संविधान का उद्देश्य क्या है। संविधान का उद्देश्य हमारे नागरिकों को क्या देना? तो न्याय देना। क्या देना? उसको न्याय देना। कैसा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना। स्वतंत्रता देना। कैसा स्वतंत्रता? विचार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, अपने अपने धर्मों को मानने की स्वतंत्रता देना। समानता देना। किसकी? प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता दे देना। और देश के व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना, राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखना और सब में बंधुत्व की भावना का विकास करना। ये हमारे संविधान का उद्देश्य है, संविधान के उद्देश्य हैं। क्या ये भी प्रस्तावना था? यस। और चौथा चीज़, संविधान के लागू होने की तिथि है, संविधान के निर्माण की तिथि दी हुई है 26 नवंबर 1949। और इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है। तो आपको मैं एक हिंट देता हूँ, ये सबको याद रहेगा। लिखिए M2 S2 और VS। तो M2 से हो गया, एक M से मिति, एक M से मार्ग, तो मिति मार्ग शीर्ष। एक S से हो गया शुक्ल, एक S से हो गया सप्तमी। तो अब आपको याद रखिए, स से S था सर, तो S से सप्तमी है, तो मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी। और VS हो गया विक्रम संवत 2006। कोई चीज़ लिखा है विक्रमी संवत 2006, विक्रमी संवत 2006। तो इस तारीख तक हमारा तैयार हो गया था संविधान। इससे संविधान के लागू होने की तिथि पता चलती है, निर्माण की तिथि पता चलती है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और इस दिन को तब से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या आप जो पीछे प्रस्तावना देखिए, क्या आपको उससे यही 4 चीज़ें पता चल रही थी? हमने पूरा संविधान ऐसे ही था हमारा कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए संविधान द्वारा हमारे देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, व्यक्ति विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, है ना, प्रतिष्ठा और स्तर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए, सभी में बंधुत्व की भावना का विकास करने के लिए आज तारीख दृढ़ संकल्पित होकर के हमारे संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 तो अपने इतत द्वारा अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करता है, अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित कर रहा है। हाँ सर, वो पूरा संविधान मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाया और उसमें यही 4 चीज़ें आपको पता चलती हैं। तो ये बात पूछता है। अब इसे क्वेश्चन बनते हैं, आपके देश का शासन का स्वरूप कैसा हो, तो ये ऐसा हो। संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय देना, स्वतंत्रता देना, समानता देना, एकता अखंडता और बंधुत्व की भावना का विकास करना। संविधान के बनने की तारीख क्या है? ये तारीख है, ठीक। और उसका स्रोत किस में है? अधिकार का स्रोत तो हम भारत के लोगों में नहीं थे। तो चलिए दोस्तों, आज आपको संविधान का ये भी बता दूं, मैं इतना बताने के बाद भी संविधान का मैंने अभी आपको सिर्फ प्रस्तावना का केवल 1% हिस्सा पढ़ाया है। और उस 1% से आप देखते हैं कितने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो सोचिए, जब आपको मैं पूरा संविधान, पूरा प्रस्तावना पढ़ा दूँ तो देख रहे हैं आप भैया, ये शिक्षक, सहायक शिक्षक भर्ती के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्या हमारा संविधान का जैसा हम पढ़ा रहे हैं पढ़ने वाले क्वेश्चन बनता कि नहीं। देखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है संप्रभुता थी, हाँ सर, किसी का बात नहीं मानेगा किसी विदेशी देश का। समाजवादी था, यह सर था सर। पंथ निरपेक्ष था, यह सर था सर। देखिए, आपको याद नहीं, फिर भी आप बना लीजिए सर। साम्यवादी शब्द कहीं नहीं था हमारी प्रस्तावना में। आंसर डी होगा, आंसर डी।
तो शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती में जो प्रीवियस ईयर में आया हमारे पढ़ाए हुए स्लाइड से, तो इस साल भी आएगा। आइए, भारतीय संविधान में निहित समाजवादी का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान में जो समाजवादी लिखा उसका मतलब क्या है बोल रहा है? ये संभावित आने वाले समय में पूछेगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको नहीं पल्ले पड़ते हैं क्योंकि अब संविधान में अनुच्छेद रट के जाते हैं और पूछताछ का ऐसा कॉन्सेप्ट वाला क्लास। याद रखिए, हमारा संभावित प्रश्न है दोस्तों कि अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, और इसको हल्के में नहीं लिया गया है, सब प्लानिंग करके बनाया गया है टेट वगैरह के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, अब कैसा आ सकता है। तो आइए पढ़ते हैं कि समाजवादी का मतलब क्या है। भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों को निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। ये तो संप्रभुता होती है। ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों, पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में संतुल्य सामंजस्य हो। सही बात है। भाईचारे की भावना होना क्या समाजवाद है? नो। देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। क्या यह समाज है? नहीं दोस्तों, समाजवाद है बी, ऑप्शन बी हो गया उत्तर बी। क्योंकि हमारे देश में मैंने क्या बोला कि लेते हैं सबसे टैक्स मगर गरीबों के कल्याण के लिए गरीबों में बांटते हैं, सभी के लिए उसमें समान रूप से हम उसमें हर एक चीज़ को सभी लोगों में बांटते हैं। तो देखिए वही चीज़ है ना कि जितने भी साधन है, पूंजी है, जमीन है, संपत्ति है, उसमें हम सामंजस्य, समतुल्य सभी को समान मानते हैं, सभी सार्वजनिक स्वामित्व के तहत नियंत्रण किए जाते हैं। हाँ सर, ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों, पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व अर्थात गवर्नमेंट का स्वामित्व हो, नियंत्रण हो और उसके साथ वितरण हो, तो समतुल्य सामंजस्य हो, यही होता है समाजवाद। भारत के संविधान के संदर्भ में सही कथन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ है मेरे दोस्त, जो कि शिक्षक सहायक शिक्षक के भर्ती एग्जाम में आया है। आइए देखिए, भारत के संविधान के संदर्भ में सही कथन है, जो सही है वो बताना है। भारत की सर्वोच्च शक्ति जनता में केंद्रित है, सर्वप्रथम सत्य है, ये बात आपको पहले ही बता चुका हूँ। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, सही बात है क्योंकि भारत किसी देश का गुलाम नहीं है। अब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था ना? हाँ सर, लागू हुआ था इस दिन। तो यस सर, सही, अर्थात उपयुक्त सभी डी आंसर हो गया, बात खत्म। भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, स्वतंत्रता और अखंडता का उल्लेख किस क्रम में किया गया? देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मैं बोल रहा हूँ आपके एग्जाम में इस साल भी क्वेश्चन देखने मिलेगा। लिख के लीजिए मुझसे, आप लिख के रख लीजिए, आप मिलेगा आपके देखने के लिए क्लास में। भले डेमो वीडियो में इसी से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में, बहुत चांसेस है। सर कैसे है? तो ये क्वेश्चन क्या है, क्योंकि लोगों को पहले क्वेश्चन समझ नहीं आता। ये पूछ रहे हैं ना, ये चाह रहा है कि जब आप संविधान पढ़े थे तो जो शब्द था पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, स्वतंत्रता और अखंडता, मान जिसको आप दिए 1 नंबर, इसको आप दिए 2 नंबर, क्योंकि ऐसे लिखा ना 1 2, फिर लिखा है तीसरा नंबर, चौथा लिखा है आपका ये चौथा नंबर। तो बोल रहा है इसमें से कौन सा, जब संविधान को ऊपर से नीचे तक पढ़ते हैं जो नागरी लिपि में, तो कौन किस क्रम में आता है, पहला वाला कहाँ पे आएगा, दूसरा वाला कहाँ, तीसरा कहाँ, चौथा कहाँ, इसलिए उसका ऑप्शन ऐसे बनता है। और ऐसा ऑप्शन देख के आपका दिमाग पूरा चक्कर आ जाता है। 3 4 2 1 1 3 4 2 2 1 3 4 4 2 1 3, तो केवल उससे ही बनेगा दोस्त जिसको संविधान की पूरी प्रस्तावना मुँह जुबानी याद हो, जैसे मैं बता रहा हूँ। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है क्या? नहीं है। पंथ निरपेक्ष, हाँ सर, पंथ निरपेक्ष पहले लिख लीजिए 1। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, नहीं गलत बोल दिया ना। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, उसका समाजवादी आता है तो समाजवादी। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, है ना, क्या लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए देश का अधिकार नागरिकों को क्या विचार, सबसे पहले आपका न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देते हैं। संविधान द्वारा नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिया जाता है, ठीक। फिर उसके बाद भाई विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी जाती है। तो लीजिए स्वतंत्रता आ गया, स्वतंत्रता दी जाती है। और दोस्तों आपके प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी जाती है, और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने। सबसे लास्ट में आ रहा है अखंडता, आ गया लास्ट में अखंडता। तो आंसर होगा 2 1 3 4। देखिए आंसर है कहाँ, 2 1 3 4 ये लिखा हुआ है, मैंने आंसर सी होगा मेरे दोस्त, सी। और आपको ये दिखाऊँ मैं कि कहाँ लिखा हुआ है उसी क्रम में। तो ये आपको पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, स्वतंत्रता और अखंडता। तो देखिए आपके संविधान में प्रस्तावना में तो चीज़ वैसा ही लिखा हुआ है। हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, देखिए सबसे पहले समाजवादी आया ना, यस, इसलिए इसको पहले लिए। पंथ निरपेक्ष आया उसके बाद, यस सर, उसके बाद उसको लिए।
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, इसलिए फिर बाद में स्वतंत्रता आया। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, तो अखंडता आ गया लास्ट में, इसलिए आप इसी क्रम में देखिए कि नहीं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, स्वतंत्रता और अखंडता, इसलिए आपको इसके बीच में किसी भी शब्दों में ऐसा कूट बना के दे सकता है। और आदमी सोचता है यार कैसा क्वेश्चन, ये पूछना क्या चाह रहे हैं। दोस्तों पूरा संविधान आपको प्रस्तावना याद रहे मुँह और उसी में आपको जमाने दे देगा कि किसके बाद कौन सा शब्द आ रहा है, बताइए। और ये देखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, स्वतंत्रता, अखंडता, यही आपको उधर दिया हुआ है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, स्वतंत्रता, अखंडता, 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 इसलिए आंसर है 2134। तो आंसर आप उसके लिए देखे थे 2134 सी। ठीक, तो आपको समझ में आ गया हो कि हाँ सर किस तरीके से क्वेश्चन में एग्जाम आ रहे हैं और किस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तभी हमारा क्वेश्चन बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही अभी ऊपरी स्तर पे आप पढ़ें, बहुत डीप पढ़ना है। मैं डेमो वीडियो जरूर से ज़्यादा बना हो, इसलिए बहुत काट छाट में पढ़ाया हूँ, और तब भी आप देख रहे हैं कितना अच्छे से हम लोग एक एक चीज़ों को समझ के पढ़े हैं। क्योंकि आज आपको संप्रभु जैसे शब्द का मतलब पता चल गया, राज्य जैसे शब्द का मतलब पता चल गया, अनुसूची जैसे शब्द का मतलब पता चल गया था, तो आप एक चीज़ का व्यापक अध्ययन कर रहे हैं। 12 अनुसूची हमको उंगली में याद हो गई। तो चलिए, अगर क्लास आज का अच्छा लगा हो मेरे दोस्त, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आज का क्लास आपको, और पूरा कमेंट में अपना प्यार बताइए ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग कितना प्रेम करते हैं मुझसे, ताकि उनके लिए और मैं अत्यधिक मेहनत कर सकूं। तो चलिए, यहीं अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं, आप सबसे अलविदा लेता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हमेशा हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। आप सब, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे मातरम।